अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त पार्लियामान में जो बजट के दौरान बहस होती रही, जो तनकीद हुई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात भी सामने आए और फिर अहम मुलाकातें भी हुई। उसके बाद अब बजट जो है वो उस हवाले से जो फैसला है वो आपके सामने है कि बजट मंजूर हो चुका है। लेकिन अब भी जो अहम मुख्तलिफ सियासी इशूज़ हैं वो जारी हैं, अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अब भी जो तहरीक इंसाफ के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जहाँ सियासी इस्तेहकाम की बात की जा रही है और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके नैरेटिव की बात की जा रही है, तो शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रखा है और 6 जुलाई को वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी का ऐलान करेंगे। उस पार्टी का मंशूर क्या होगा, कौन कौन से नए चेहरे जो हैं हमें नई पार्टी में नज़र आएंगे। और फिर हमने माजी में देखा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो पार्टी बनाने का कहते रहे, बात करते रहे, मीडिया में आते रहे, लेकिन अब जो पार्टी का फैसला सामने आया है कि ये नई पार्टी होगी, 6 जुलाई को उस पार्टी का ऐलान होगा, उस पार्टी में अभी तक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो इस की क्या वजूहात हैं, अब पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी, नैरेटिव जैसे हमने जिक्र किया, मंशूर, और कौन कौन से चेहरे जो हैं वो हमें नज़र आएंगे, हम इस पर बात करते हैं। और जो दीगर अहम सियासी इशूज़ हैं, मुख्तलिफ जो मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन है, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, उस पर हम बात करते हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त आपने देखा कि जब बजट पेश हुआ तो उससे पहले पीपल्स पार्टी की मुलाकातें भी हुई। जब बजट पेश होना था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट का ऐलान किया। बतौर सियासतदान सर, आप क्या देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या थी, वो क्या हासिल करना चाहती थी? ये सब सियासी नूरा कुश्ती होती है। आप एक हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके वोटों से हुकूमत वजूद में आई है, बजट भी आपकी वोटों से पास होगा। वो सिर्फ एक कोशिश करते हैं सियासी जमातें कि हम नज़र आए कि जी हमने अवाम की बड़ी बात की है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते थे। ये जब आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो हुकूमत का हर फेल आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। आप उससे अलहदा नहीं हो सकते। बहरहाल सियासी तौर पर कोशिश की जाती है। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम काबीना में शामिल नहीं है। जी, काबीना में नहीं तो फिर वोट ना देना, इस बजट के खिलाफ वोट दे दें। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि शायद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। चलिए, शुक्र है। लेकिन भाई साहब, माजी में आपने असेंबली के हवाले से बात की थी, आप पे तनकीद भी हुई, लेकिन आप अपने बयान पे खड़े रहे। मौजूदा असेंबली को आप किस तरह देखते हैं? मैंने क्या कहा था? आपने कहा था ये नायल असेंबली है या ये नायल असेंबली है, ये गैर नुमाइंदा असेंबली है। कैसे सर? पिछली भी गैर नुमाइंदा थी। इलेक्शन पे शुबा है। पिछले इलेक्शन मैंडेट भी एक चोरीशुदा मैंडेट था, इस इलेक्शन पे भी बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जब ये इस किस्म की असम्बलियाँ आएंगी, असम्बली जो होती है उसकी जो इखलाकी हैसियत होती है बड़ी अहम होती है। जब वो शक पे आ जाएगी तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो हमारा यही मुश्किल रही है कि हमने इलेक्शनों को एक मजाक बना लिया। हम आवाम के मैंडेट को कुछ नहीं समझते, तो उस वजह से मुल्क की हुकूमतें नहीं चलती। तो ना ये हुकूमत चलेगी ना ये असम्बली चलेगी। लेकिन सर, मसला तो कुछ सीटों का है ना, पूरी असम्बली पे तो शक्कू को शुबात नहीं है, ना ही नून के ना पीपल्स पार्टी की तमाम सीटों पे का दावा है पीटीआई का। वो तो कह रहे हैं कुछ सीटें हमारी हैं जो उनके पास हैं। मैं बैंक से 100 रुपया चोरी करूं या 1 अरब रुपया चोरी करूं? चोरी। हाँ, इसलिए थोड़ा सा नहीं होता। या है या नहीं है? जी है या नहीं। तो सर, आप समझते हैं जब तक ये आप अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा। इस बात का एहसास कर लें। इस बात को हमें एहसास होना चाहिए। तो ये जो हाल ही में ऐवान के अंदर भी बात हुई कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनके पास मैंडेट नहीं है, वो अपनी मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं, ये पीपल्स पार्टी के अरकान ने बात की, आपने खबर भी पढ़ी होगी। आप वाकई समझते हैं कि वज़ीर आज़म के पास वो मेजॉरिटी नहीं है जो उनको चाहिए? पीपल्स पार्टी कह रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ? उनकी मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के वोटों पर मुतहम्मिल है। हाँ। इस पार्टी का वोट होगा तो मेजॉरिटी होगी, उनका वोट नहीं है तो मेजॉरिटी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी, मैंने कहा ना, वो हर जगह अपने हुकूमत से अपने आप को दूर दिखाना चाहती है। वो हुकूमत के मज़े भी लेना चाहते हैं और अपोजिशन के अंदर भी नजर आना चाहते हैं। सर, आपको ये बुरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये करेंगे कोशिश। सर, बुरी, लेकिन लोग तो सवाल करते हैं ना कि आपके पास गवर्नर हैं, सदर आपका है, आप हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। लोग सवाल बेशक करते रहे, वो कोशिश तो करेंगे ना कि दूर नजर आए,
कि हमारा ताल्लुक नहीं है, जो आवाम में मुश्किल आ रही है हम तो उसके खिलाफ हैं, हमसे तो पूछा नहीं है किसी ने। मैंने कहा ना, हकीकत तो ये है कि आप हुकूमत के हर फेल में शामिल हैं, आप काबीना में हो या ना हो, आपने वोट दिया है, आपने हुकूमत को वजूद में लाया है, आज वजूद आपकी वोट पे कायम है, बजट आपकी वोट से पास होगा, तो बहरहाल सियासत। सर, आपको लग रहा है कि सदर साहब जो हैं जरदारी साहब, उनकी स्ट्रेटजी और बिलावल साहब की स्ट्रेटजी कुछ मुख्तलिफ है? क्योंकि वो हो नहीं सकती। जरदारी साहब उनके वालिद भी हैं और को चेयरपर्सन भी है मेरे ख्याल में, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, होता है ये भी सियासत है कि मैं तो कुछ कह रहा हूँ लेकिन वो अब नहीं मान रहे, तो वो कहते मैं भी ये कहता हूँ लेकिन वो नहीं मान रहे। क्योंकि ये पुराना सियासी खेल है। लेकिन क्योंकि जिस दिन बजट पेश हुआ तो उसी दिन वज़ीर आज़म साहब ने सदर साहब के साथ मुलाकात की और उसी दिन सदर साहब की स्ट्रेटजी कुछ और थी, बिलावल साहब बाइकाट का ऐलान कर रहे थे। जमात तो एक ही है, मैं ये कह रहा हूँ ना। आपने एक के अंदर दो जमातें रखी हैं, एक हुकूमत के साथ है, एक नहीं है। लेकिन सर, अब जितनी चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है कि जो पीटीआई दावा कर रही है कि हमारे पास 180 जो हैं सीटें हैं हमारे पास, आपको लगता है कि मौजूदा असेंबली के अंदर अगर किसी के पास वाकई मैंडेट है तो वो पीटीआई है? नहीं, मैंडेट का मुझे नहीं पता किसके पास है, क्योंकि मैंडेट तो अक्सरियत से मिलता है, लेकिन ये हकीकत है कि इस इलेक्शन के बारे में बेपनाह तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए, इतने ज़्यादा हैं कि उसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा। अच्छा, इसलिए ये मैंडेट मशकूक हो जाए। इस वक्त भाई साहब जो सियासी इस्तेकाम की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की, उन्होंने भी तजवीज़ दी इमरान खान साहब को कि आप सियासी जमातों से बात करें। आप बतौर सियासतदान कोई मशवरा देंगे खान साहब को कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बाकियों ने भी कहा है, तो बातचीत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का काम मशवरे देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम है फैसले करना। उनका काम था ये फैसला करते हैं कि इलेक्शन फेयर हुए या नहीं हुए, इसका फैसला वो नहीं कर पाए, तो मशवरे की गुंजाइश उनके पास नहीं है। अच्छा, लेकिन ये मेरी राय है, सही, आप इसे लेकिन बतौर सियासतदान आप समझते हैं कि खान साहब को अब बात करनी चाहिए? सबको बैठना चाहिए। मतलब पहले से उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बैठना पड़ेगा, फौज को भी बैठना पड़ेगा, ये सब हिस्सेदार हैं आज मुल्क की सियासत के अंदर, मुल्क के इक़्तिदार के अंदर, मुल्क की गवर्नेंस के अंदर। इनको बैठना पड़ेगा, आगे के रास्ते का तयन करें। अच्छा सर, इस वक्त आप ही के साबका जो कोलीग हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो जो बयानात दे रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों का, इन तमाम चीज़ों का, आप भी समझते हैं कि माजी में गलतियाँ हुई हैं नून लीग के साथ भी, या मुलाकातें हुई हैं? गलतियाँ हुई हैं, नहीं हुई हैं, हर मामले के कई पहलू होते हैं। हाँ, कुछ मुझे इल्म है, कुछ मुझे नहीं है। मैं 35 साल मुस्लिम लीग नून में रहा हूँ, उस अरसे में जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने किया है मैं उसका हिस्सेदार हूँ। अच्छा किया है, बुरा किया है, मेरी राय उस फैसले के हक़ में थी, उसके मुखालिफ थी, वो बात ख़त्म हो गई है। जब एक जमात एक फ़ैसला कर लेती है, बुरा फ़ैसला भी कर लेती है, तो फिर आपके पास दो चॉइसेस हैं, या वो फ़ैसला आपका फ़ैसला बन जाता है जी, या अलहदा हो जाए जमात से, तीसरी चॉइस नहीं है। तो मैं ज़ुबैर साहब को मैंने ज़ाती तौर पर भी कहा है कि ये आपको ये कुछ मुनासिब बात नहीं है, ये आपकी इज़्ज़त में कोई इजाफा नहीं करेगी ये बात कि आप आज उस वक्त की बातें, जो पार्टी के अंदर की बातें हैं, बात हुई है या नहीं हुई है मुझे इल्म नहीं है, सही, लेकिन ये आज कम से कम हम जो लोग जमात में थे आज वो भी नहीं है, हमें ये हक नहीं है कि हम आज उस पर तनकीद कर सकें। अगर उस वक्त कोई ख़राबी थी तो उस वक्त बयान कर देनी चाहिए थी। अच्छा, तो अब नहीं करना चाहिए? मेरा ये मुअद्दबाना गुजारिश है उनको भी और तमाम उन्होंने बात जी, जब आप एक जमात के साथ रहे हैं उसका हर फैसला आपका फैसला होता है। ये नहीं होता कि अच्छे जो फैसले किए मैं उसका तो मैं हिस्सेदार हूँ, लेकिन जो गलतियाँ की हैं उस जमात ने जहाँ वो। लेकिन सर, अब नून लीग के अगर सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं, अगर वो भी कहें कि हमने जो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी उसके बदले में हमें ऑफर की गई कि आप पंजाब हुकूमत ले लें या ये ले लें, तो इससे क्या इंप्रेशन जाता है कि आपने किसी समझौते के तहत उस वक्त एक्सटेंशन? अगर वो ये कह रहे हैं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, अगर वज़रा कह रहे हैं तो इसकी वजाहत कर दें। मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है कि कोई ऐसा सौदा हुआ था कि आप हमें एतमाद करें तो आपको पंजाब में सीटें दे देंगे, ऐसी किसी बात का मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, ना मैं किसी ऐसी बात का हिस्सा हूँ। तो उस वक्त सर जो एक्सटेंशन दी गई ऐवान के अंदर, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, और आप तो हुकूमत में नहीं थे, पीटीआई हुकूमत में थी, तो दबाव था, क्या था? इसका मुझे नहीं पता दबाव था या नहीं था। एक्सटेंशन जो है ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार होता है, उन्होंने दे दी थी।
उन्होंने 4 महीने पहले दे दी थी, फिर मामला अगस्त के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। जब 2 हफ्ते रह गए, सुप्रीम कोर्ट जागा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट जब कियानी साहब ने एक्सटेंशन ली तो नहीं जागा था। उससे पहले जो लोग एक्सटेंशन लेते रहे कोई नहीं जागा था। वो जागे, उन्होंने कहा जी ये तो पार्लियामान फैसला करे। कहाँ पे कौन से कानून में भाम है? सही इख्तियार है वज़ीर आज़म का, उसने दे दी, आपने कहा नहीं। तो मेरा उस वक्त राय ये थी कि आप एक्सटेंशन जो है वो वज़ीर आज़म ने दे दी है, सही, फौज ने कबूल कर ली है, इसको इख्तलाफी मत बनाएं, एक्सटेंशन चलने दें। लेकिन इस अमल को, एक्सटेंशन को आप मामूल का हिस्सा मत बनाएं, ना बने। आप कानून में तरमीम मत करें। आप ये इजाज़त दे देंगे, हाँ इस दफ़ा हम इजाज़त देते हैं, बस। आप हमने जो गलती की है, जिस गलती में मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं, सिर्फ नून लीग नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, तमाम जमातें शामिल हैं। आपने एक गैर मामूली अमल को मामूल का हिस्सा बना दिया। इससे अब क्या होगा? इससे तवक्को होगी हर सर्विस चीफ की कि मुझे एक्सटेंशन मिले, क्योंकि मामूल का हिस्सा बन गया ना। वो काम कर रहे हैं मुल्क में, वो काम अच्छा कर रहे हैं, तो तवक्को हो जाती है मुझे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। मुल्क के हालात ऐसे हैं, एक ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें ज़रूरत है कि कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप हो। सर अभी भी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि तोसी होगी? नहीं सर, तोसी देखें, तोसी तो बड़ी भी दूर है ना, ये तो अगले साल की बात है। हाँ। अभी तो आधी टर्म की बात है। मैं तोसी हमेशा मेरी नज़र में ये किसी भी इदारे के हक में नहीं होती। सर लेकिन अब ये जो ऑपरेशन का फैसला किया गया है, पहले एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है, बाद में अब कहा जा रहा है कि काबीना में आएगा, फिर पार्लियामेंट में आएगा, तो आप समझते हैं कि ये मामला सबसे पहले पार्लियामेंट में आना चाहिए था, उसके बाद एपेक्स कमेटी या काबीना में जाना चाहिए था? जी, पहले देखें, पहले ये जो एग्जीक्यूटिव इदारा होता है वो हालात का जायज़ा लेता है और वो ये समझता है कि हमें ये काम करना है। सही। उसकी अनाउंस करने से पहले या उस पर अमल करने से भी पहले, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें हर एक को आपने साथ लेकर चलना है, तो ये कोई कानूनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उस मामले की जो हसास नोयत है उसकी ज़रूरत है कि आप, क्योंकि आपको आवाम की सपोर्ट चाहिए, आपको हर जमात की सपोर्ट चाहिए। हाँ। और इसमें कोई जमात भी इसकी नफ़ी नहीं कर सकती। तो आप पार्लियामान में लाकर, वो अवाम के नुमाइंदों की जगह है, वो उसमें लाकर सपोर्ट हासिल करें और फिर उस पर अमल दरामद शुरू करें। ये तरीका होता है। अब मैं फिर वहीं पे आऊँगा, मसला ये है कि इस ऐवान की जो नुमाइंदा हैसियत है वो मशकूक हो चुकी है। सही। ये मसला यहाँ पर पैदा हुआ। भाई साहब अगर इजाज़त दें तो मैं मुख्तसर शॉर्ट नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। भाई साहब, हाल ही में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा मीडिया से गुफ्तगू की, पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया और उन्होंने आपको याद किया, दोस्त कहकर आपको बुलाया, पुकारा, आपका नाम लिया। आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, मियाँ साहब से मुलाकात का इरादा रखते हैं बतौर सियासतदान के, मिलकर आगे बढ़ा जाए? देखिए, मैंने 35 साल मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारे हैं। एक बहुत इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है जो मुझे बहुत अजीज़ है। लेकिन मैंने 1 साल पहले उनको ये बता दिया था कि जिस सियासत का इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने किया है, जो इक़्तिदार की सियासत है, मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता और मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने आपको पहले बताया ना, अगर आप किसी बात से इख्तलाफ करें, जब जमात एक फ़ैसला करती है, उस फैसले के साथ आप ना चल सकें तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है। फिर बाद में ज़ुबैर साहब की तरह तनकीद करना मुनासिब नहीं है। तो वो फ़ैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सर इस वक्त जो कुछ है, इवन जो इंतखाबी नताइज हैं, उससे तो एक तासुर या बातचीत जो चल रही है वो तो ये है कि मियाँ साहब खुद खुश नहीं है। जी देखिए, उस तासुर की बात नहीं है ना, मैंने तो अपनी बात करनी है ना। हाँ। तो वो हो गया। मियाँ साहब की मेहरबानी है, ये उनकी बड़ाई है, ये उनकी एक तरीका है उनके मिजाज का, उनके कैरेक्टर का, कि वो मैंने कभी उनकी किसी को बुराई करते हुए नहीं सुना। इस हद तक कि जनरल मुशर्रफ साहब जो अब दुनिया में नहीं है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की, मैं और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मियाँ साहब पर, उनके साथियों पर, उनको भी निजी महफिलों में भी
मियाँ साहब ने कभी मुशर्रफ कहकर नहीं बुलाया। मैंने दो आदमी जब बात कर रहे हूँ वो हमेशा मुशर्रफ साहब या जनरल साहब ही कहते थे। हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, जो फरिश्ते के दावे करते हैं वो फरिश्ते नहीं होते, लेकिन मियाँ साहब में ये रवादारी है, ये अखलाकी उनके अंदर सोच है। तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी जमात के सामने, और मैं उनकी मुश्किल बात का साथी हूँ, मुझ पर मियाँ साहब मेरे बारे में जो बात कहें मुझे कबूल है। जो बात मेरे बारे में करेंगे, अच्छी करें या बुरी करें, वो कबूल है। कबूल है। वो कहें ये फलाना है, मैं कहूँ जी ठीक है। इतना एतमाद होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सर भाई साहब अब आप पार्टी बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा, एक जमात है, एक जमात है, सोच है, एक सोच है, हम उस पर चल रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आज मुल्क को एक नए पॉलिटिकल इनिशिएटिव की ज़रूरत है। ये पुरानी जो सोच है जमातों की, इक़्तिदार की जो हवस है, इससे मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। सर ये चैलेंजिंग नहीं है? आप कैसे तब्दीली लाएंगे, क्या होगा, नैरेटिव कैसे आप बिल्ड करेंगे? नैरेटिव बिल्ड करेंगे, अवाम के पास जाएंगे, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपके पास बैठे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, कल और जगह जाएंगे, अवाम से बात करेंगे, यही सियासत होती है। हाँ, लेकिन सियासत सिर्फ एक इक़्तिदार की कुर्सी का नाम नहीं है। भाई साहब आप इस बात से तो इत्तफाक करते हैं कि जो भी सियासी जमात हो, कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना भी पड़ता है, बातचीत भी करनी पड़ती है। आप भी बैठने के लिए तैयार हैं? आइन के तहत जहाँ तक आइन इजाज़त देता है दिन रात बैठने को तैयार हूँ। सर आइन तो इजाज़त नहीं देता तो फिर मैं नहीं बैठ सकता। तो इंतखाबात में आपको कोई इंतखाबात में एक सीट न मिले परवाह नहीं है, इसी तरह चलेंगे जी। आइन ये रिश्ते आइन के मुताबिक होने चाहिए। जब आप आइन से बाहर जाएंगे मुल्क का नुकसान होता है। सही। हम आए मुल्क के मसाइल के हल के लिए, अगर मैं पहले दिन ही आइन तोड़ दूं, मेरा वजूद ही आइन तोड़ने पे उसकी बुनियाद हो, तो मैंने क्या कर लेना मुल्क के लिए? फिर मैं कोई घर बैठ के और काम कर लूं। सर आपने होमवर्क भी किया होगा, अब ये एक अहम फैसला करने जा रहे हैं, तो इस हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नज़र आ रहा है कि कौन सी जगह है जहाँ पे आपको बड़ा चैलेंज जो है वो दरपेश आ सकता है? मुझे जो चैलेंज था वो अबूर कर लिया। वो सोच का चैलेंज होता है। अच्छा सर, कि आप इक़्तिदार छोड़कर, हाँ, इक़्तिदार की कुर्सियाँ छोड़कर, हाँ, आप एक मुश्किल रास्ते पर चलें। हाँ, वो फैसला अल्लाह के करम से अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने कर लिया। सर बीच में हमने देखा कि खोखर साहब बातचीत कर रहे थे पार्टी के हवाले से, आपका नाम ले रहे थे, मिफ्ता साहब का, लेकिन अब जो नाम आ रहे हैं उनमें खोखर साहब का नाम नहीं है। वो उनका ख्याल है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, तो वो शायद बाद में शामिल होंगे। मैं खोखर साहब को बहुत एहतराम करता हूँ, एक पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के एक बड़े लीडर होंगे। मैं हकीकत से आपको बता रहा हूँ, मेरा उनसे उनके वाले से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उनसे मेरा इतना ताल्लुक़ नहीं था। पिछले 8-10 महीने में ज़्यादा रफाकत रही है। तो बहुत खूबियों के मालिक हैं। उनकी अपने सियासत, हर एक शख्स की हल्के की सियासत होती है, तो वो मज़ीद मुशावरत भी करना चाहते हैं, कुछ वक्त भी है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में शामिल होंगे। सर और कौन से नाम है? चौधरी निसार साहब भी राब्ते में हैं? नहीं, किसी और, हमने किसी से रब्ता नहीं किया। जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया इस सफ़र के लिए, शामिल होने के लिए, सोच से जो इत्तफाक रखते हैं, वो जमात में आज शामिल हैं। सर दो मुख्तसर आखिरी सवालात होंगे आपसे। एक, शहजाद अकबर साहब का अगर बयान आपकी नज़र से गुजरा हो, तो जैसे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कहा गया कि आज वो केस जो है ख़त्म हो गया मंशियात वाला, आपके बारे में भी कहा गया कि जो शाहिद खान अब्बासी के ख़िलाफ़ केसेस थे वो दुरुस्त नहीं थे, सही नहीं थे, गैर कानूनी थे। आप तो शहजाद अकबर साहब के बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि उस वक्त यही हेड कर रहे थे जो उनका सेल बना हुआ था एहतसाब वाला? बयान क्या है कि हम लोगों पे झूठे मुकदमे बना रहे थे? ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपकी सोच है। हाँ। ये हुकूमत थी। हाँ। मैं अजीब बात है यार, इस मुल्क से माफ़ी मांगे यार, हमें छोड़े, इस मुल्क से माफ़ी मांगे। आपने इस मुल्क तबाह कर दिया है, और ये कहें इस इदारे को ख़त्म करें, नैब को। कल बिलावल ने भी कह दिया जी, हुकूमत में है, ख़त्म करें, एक दिन की बार है, अक्सरियत आपकी है, ख़त्म करें इस तमाशे को। यकीन करें आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो आप क्यों नहीं कर रहे? 100 दफ़ा 100 SIFC बना ले, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी मुल्क के अंदर जब तक ऐसे इदारे मौजूद हैं। तो सर यही मरियम साहिबा काला कानून कहती थी, शहबाज शरीफ साहब कहते तो करें ना फिर, हुकूमत क्यों नहीं कर रहे सर आपकी नज़र? PMLN कह के आई है कि हमने ख़त्म करना है, हमारा पहला अमल, और पहला अमल जो किया इसको और मुस्तहकम कर दिया है, ऑर्डिनेंस जारी करके नैब को और मुस्तहकम, और उसके अंदर खराबी पैदा कर दी।
हमारी सोच इक़्तिदार की ओर होती है, अपोजिशन की ओर होती है। जब कल किसी को तकलीफ होगी तो कहेंगे वो बड़ी गलती हो गई। लेकिन सर इसमें एक अहम सवाल ये है कि माजी में जब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या जरदारी साहब के खिलाफ केसेस थे तो आज वो बताते हैं कि क्यों बनाए गए। आपके खिलाफ जब केसेस बने तो क्या वजूहत थी, क्या कहा गया था आपको ये आप करें नहीं तो आपके खिलाफ केसेस होंगे? उस वक्त क्या? मुझ में किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कभी कहने की मैं ये करूं। अच्छा, हम पे केस बनाए गए, तफ्तीशें हुई, मैंने कहा शामिल तफ्तीश हूँ। 38 इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशनें मैंने भुगती हैं और हमने अभी हम पे क्या एहतसाब करेंगे। 9 साल मुशर्रफ साहब हमारा एहतसाब करते रहे, फिर पीपल्स पार्टी आई, पता नहीं वो भी कुछ करती रही या नहीं करती रही, फिर ये आगे ये एहतसाब करना शुरू कर दिया। कर ले एहतसाब यार। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिस पैमाने पर अब हमारा एहतसाब कर रहे थे ना, एहतसाब करने वाले भी उसी पैमाने पर उतरे ना, जैसे जावेद इकबाल उसी पैमाने पर उतरे ना जिसका वो जो हम पे वो कर रहे थे। 1 घंटे की तफ्तीश बर्दाश्त नहीं कर सकेगा वो आदमी। ये मुल्क ऐसा है कि जहाँ मोदी से भी खुद चोर है। हम हर ये बदकिस्मती है या आज सबसे करप्ट इदारा इस मुल्क का नैब है। जब अब एक अंधा काला कानून होगा, अंधे इख्तियारात लोगों को देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि नैब के कानून में इस्तिस्ना हासिल है नैब के लोगों को। सबसे करप्ट इदारा वो होता है। बीच में बात तो चली थी कि उनके एसेट्स देखे जाएं, उनके एम्प्लॉइज जो हैं उनकी तमाम चीज़ें सामने आनी चाहिए। देखें ना, वो इस मुल्क के शहरी हैं, आप उनका टैक्स के रिकॉर्ड देखें, उनकी ज़िंदगी का तरीका देखें और टैक्स का रिकॉर्ड देखें। सही। ये एहसासें छोड़ दें एक तरफ, उनके खराजात देखें। चल ठीक है भाई साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो दीगर इशूज़ हैं उन पर बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो मुख्तलिफ PTI के अंदर इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, जो स्वात ऑपरेशन के हवाले से PTI की स्ट्रेटजी है या जो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। और आपको याद होगा कि हाल ही में जो मुज़ाकरात की बात थी, फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। तो वो जो हाल ही में मुज़ाकरात की बात चल रही थी, उन मुज़ाकरात का क्या बना, PTI के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो कहाँ तक वो तमाम खबरें जो हैं वो दुरुस्त हैं, हम इसी पर बात करते हैं। अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब, हाल ही में आपको याद होगा कि जब बैरिस्टर गौहर साहब ने खान साहब से मुलाकात की थी तो अडियाला जेल के बाहर फिर उन्होंने आके गुफ्तगू में बताया था कि खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ मान ली है और तमाम जमातों के साथ वो बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उमर अयूब साहब की, रऊफ हसन साहब की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, खान साहब ने ऐसी कोई तजवीज़ नहीं दी। आप क्या समझते हैं कि जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की थी अडियाला जेल के बाहर वो दुरुस्त है या बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो मौक़िफ़ दुरुस्त है? नहीं, मेरा ख्याल है जो बाद में मुझे पता चला है तो जो फाइनल फैसला है वो वही है जो उमर अयूब साहब ने कहा था। क्योंकि इमरान खान साहब ने, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इमरान खान साहब का भी वही मौक़िफ़ है, वही उन्होंने बताया है। इसलिए हो सकता है कि जो पहला वाला पॉइंट था वो शायद एक इनिशियल रिएक्शन गौहर साहब ने दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट है वो वही है जो कि मैंने भी आपको डिस्क्राइब किया। लेकिन अली ज़फ़र साहब, अब महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया गया है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, ऐसा ही है? नहीं, ये भी डिफरेंट ट्विस्ट है। कोई मैंडेट नहीं दिया उनको, सिर्फ ये कहा गया है, या खान साहब का ये बयान है और पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अगर वो अज़ खुद बात कर रहे हैं और अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो हम तो उनको रोक नहीं सकते, वो करें। और अगर कोई वैसी तजवीज़ लेके आते हैं तो हम सुनेंगे, लेकिन हमने कोई मैंडेट नहीं दिया। अली ज़फ़र साहब, हाल ही में आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब का एक बयान आया, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, तो अब उन्होंने बात की कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से या जो माजी में केसेस बने उनका उन्होंने जिक्र किया कि वो गलत थे या कोई सबूत नहीं थे, शवाहिद नहीं थे, इस तरह की बातें, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो ये उन्होंने बात की है। आप क्या समझते हैं कि अब शहजाद अकबर साहब के ये बयान कितना अहम है, और आप समझते हैं कि PTI के दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, साद रफ़ीक साहब हों या दीगर उस वक्त की जो अपोजिशन के रहनुमा थे वो हों, उनके खिलाफ आप समझते हैं कि दबाव में आकर तमाम केसेस बनाए गए?
ये देखें, मैं उनके जो केसेस हैं, चूंकि मैं उनका जानता नहीं कि कितने उसमें कितना जवाज क्या था, कितने शहादत थी, कितना एविडेंस था, क्या बेसिस था, तो मैं मेरा ख्याल है उनके मेरिट्स पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक जनरल कमेंट जरूर करूंगा, और वो ये है कि एक सेल बना हुआ था जिसके साथ शहजाद अकबर साहब ही सरबराह थे, और उस सेल का काम ही ये था कि वो करप्शन के केसेस बनाएं, और उनका एक मैंडेट ये था कि अगर वो उनके पास प्रोसिक्यूशन में सफिशिएंट एविडेंस है, यानी कि उनके पास शहादत मौजूद है और वो साबित कर सकते हैं जुर्म, तब वो फाइल करें। तो अगर उन्होंने फाइल किए केसेस अपने ज़माने में, तो फिर अब ये उनका ये कहना कि मैंने तो कर दिए लेकिन उसमें एविडेंस नहीं था और केसेस गलत थे, तो ये फिर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो ही इंचार्ज थे। और अगर वो इंचार्ज नहीं थे, केसेस उनसे पहले फाइल हुए थे, तो फिर ऑफ कोर्स वो कह सकते हैं ये बात। लेकिन अगर उनके ज़माने में ये केसेस फाइल हुए थे, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल थे। अली ज़फ़र साहब, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अब जो पार्लियामान के अंदर हमने देखा है कि 2 जो ऑर्डिनेंस आए उस पर पीटीआई ने बड़ी मुखालफत की, एहतजाज की ऐवान के अंदर। अब आप लोग एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि आपके दौरे हुकूमत में भी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी होते थे, बिल्स जो हैं वो बिल्डोज होते थे, आप इससे इत्तफाक नहीं करते? जी, मैं तो बिल्कुल इसका एतराफ़ करता हूँ कि पहले हमने भी कुछ गलतियाँ की थी जिसमें हमने बुलडोज किए थे। कानून डिबेट के बगैर, बुलडोजिंग कानून कौन से होते हैं जहां आप कानून लेके आए और उसके बाद कमेटी को ना भेजें, उस पर कोई डिबेट ना हो और वो किसी ने पढ़ा लिखा ना हो, उसको देखा ना हो, और आप उस पर वोट करके उसको पास कर दें। ऐसा हुआ है और उस वक्त भी मैंने मुखालफत की थी। और जब उसके बाद जो ज़्यादा अफसोस वाली बात यह है कि उस वक्त ये सारी जो पार्टीज अब पावर में हैं वो अपोजिशन में थी और वो कहती थी कि बुलडोजिंग नहीं होनी चाहिए, और वो मेरे साथ इस पे मुत्तफिक थी और मैंने उनकी सपोर्ट की कि नहीं बुलडोजिंग होनी चाहिए। और उन्होंने वादा किया कि हम जब आएंगे, अगर हम हुकूमत में कभी भी आए, तो हम इस तरह की बुलडोजिंग को अपोज करेंगे। लेकिन जब मैंने उनको याद कराया, जब वो पावर में आ गए, जब उन्होंने हुकूमत ले ली, मैंने याद कराया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो सब ने हंसा, स्माइल किया और बुलडोज कर दिया। तो ये है जिसको मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट अपना वकार जो है वो गिराता है। आप कहते थे कि उस वक्त की हुकूमत जो है वो दबाव में, इस वक्त अगर हुकूमत दबाव में आकर ये ऑर्डिनेंस जारी कर रही है, तो क्या फिर उस वक्त जब पीटीआई ऑर्डिनेंस जारी करती थी या बिल्स बिल्डोज करती थी, तो आप समझते हैं कि फिर उस वक्त भी आपके ऊपर भी दबाव था? देखिए, दबाव नहीं, उस वक्त भी दबाव शायद नहीं था, लेकिन जब अब जो हो रहा है, ऑब्वियसली इस तरह हो रहा है कि एक पावर में आप हैं, मेजॉरिटी आपके पास है, आप एक कानून पास कर सकते हैं क्योंकि यही हमारा आइन कहता है। लेकिन आप चूंकि पावर में हैं और आपको कानून पास करना आता है और अगर इख्तियार है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहते हैं जमहूरियत जाए, हम इसको बुलडोज कर देंगे। ये बुलडोजिंग जो है कानून का ना, ये सिर्फ तब होता है जब इतनी ज्यादा इमरजेंसी हो जाए कि उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन तब भी आप कुछ डिबेट तो करते हैं ना। ये तो नहीं होता कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कानून को पढ़ें भी ना, उसको देखें भी ना और उस पर हाँ कर दें। तो ये मुझे ऑब्जेक्शन है और मुझे रहेगा, चाहे जो भी हुकूमत हो। मैं हमेशा ये ऑब्जेक्शन, जब तक मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, मैं इसको रेज करता रहूंगा जब तक ये प्रैक्टिस जो है ये खत्म नहीं होती। अली ज़फ़र साहब, हाल ही में जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है उस पर आप कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पर मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर आपके ऊपर ये भी तनकीद हो रही है कि जो एपेक्स कमेटी का फैसला हुआ, जिस कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी की और ऑपरेशन के हवाले से खबरें सामने आई, उस कमेटी के इजलास में तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे। तो फिर आप क्या समझते हैं कि बयानात में तजाद नहीं है कि पीटीआई एक तरफ मुखालफत कर रही है, दूसरी तरफ एपेक्स कमेटी में आपके अपने वज़ीर आला जो हैं वो मौजूद थे? जी देखें, जहाँ तक तो जो मीटिंग थी एपेक्स कमेटी की, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर केपीके थे, उसमें क्या हुआ या क्या नहीं हुआ वो तो मुझे मालूम नहीं। जी बिल्कुल, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने आके बाद में बयान दिया और बड़ा क्लैरिटी से बयान दिया कि हम इस ऑपरेशन को मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें बताया नहीं गया कि ऑपरेशन है क्या।
जब तक वो बताएंगे नहीं हम इसकी हमायत या इसकी मुखालफत किस तरह कर सकते हैं। जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी भी बिल्कुल इस पे वाजे है पॉइंट हमारा, और वो ये है कि दहशतगर्दी हमने ख़त्म करनी है, इसमें कोई शक नहीं। दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। अमन इस मुल्क में नहीं होगा अगर दहशतगर्दी ना ख़त्म हुई, इसमें भी कोई शक नहीं। उस पर तो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए भी एक आखिरी स्टेप होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन के जो रिक्वायरमेंट है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि पब्लिक आपके साथ खड़ी हो। और पब्लिक से मुराद मेरी पार्लियामेंट है, क्योंकि पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट। तो जब तक पार्लियामेंट आपके साथ नहीं खड़ी होगी, और पार्लियामेंट में जितनी जमातें हैं और पार्लियामेंट के बाहर भी जितनी जमातें हैं जो लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो जब तक आपके साथ नहीं खड़ी होंगी तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो नहीं सकता, कामयाब हो नहीं सकता। इसलिए जिसने भी ऑपरेशन करना है, जब भी हुकूमत को मिलिट्री ऑपरेशन करेगी, जरूरी है कि पहले वो सबको इन कॉन्फिडेंस ले। हुकूमत ने ये किया कि बजाय पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब जब अनाउंस कर दे तो किस तरह हम मुखालफत ना करें। मुखालफत तो हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये ऑपरेशन क्या है। आपसे मैं कोई बात करता हूं, आपको मैं कहता हूं मेरी बात माने, तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि आप बात क्या मनवाने आए हैं, वो तो बताएं, फिर मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा। तो पोजीशन ये है, इट इज अ कैश 22 सिचुएशन। सही, लेकिन अब अली जफर साहब, आपका मुतालबा क्या है कि माजी की तरह DGISI आर्मी चीफ साहब जो हैं वो आकर आपको ब्रीफिंग दें, या क्या मुतालबा है आपका? ब्रीफिंग दें, इन कैमरा दें, इन कॉन्फिडेंस दें, और उसमें आपको डिटेल्स देने की जरूरत नहीं होती। एक ब्रॉड पैरामीटर होता है कि जी ये खदशात हैं, ये इश्यूज हैं, और ये हम करने जा रहे हैं। फिर हम फैसला कर सकेंगे कि उसकी मुखालफत करनी है या उसका फेवर में जाना है, या बातचीत हो सकेगी। अभी तो हमें मालूम ही नहीं कि ऑपरेशन है, सिर्फ इतना पता है कि ऑपरेशन है। लेकिन और उससे एक और बड़ा फायदा होगा, जब आप इन कॉन्फिडेंस लेंगे तो ये जो खदशात हैं कि पता नहीं ये पॉलिटिकल मकसद के लिए है, सियासी इंतकाम के लिए है, ये हमें PTI के खिलाफ है ये ऑपरेशन, वो सारे खदशात खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए अगर वाकई ही जेन्युइन ऑपरेशन है तो जरूरी है कि इसको बताएं, और फिर ये बताएं कि ऑपरेशन हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि बस आखिर में, अब इसके अलावा कोई एक चारा नहीं रहा। तो वो देखना ये भी है कि लास्ट रिजॉर्ट है या ये अभी फायरिंग है, इनिशियल फायरिंग है। तो ये सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब आपको इन कॉन्फिडेंस लिया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, अली जफर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जो ऑपरेशन का फैसला है उस हवाले से जो अस्करी क़यादत है वो पार्लिमान को एतमाद में ले, ब्रीफिंग दे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान ने किसी जमात के साथ मुज़ाकरात करने का मैंडेट नहीं दिया। और इसी के साथ साथ जो PTI के ऊपर तनकीद होती थी कि उनके दौरे हुकूमत में कानून साजी जो है, वो जो बिल्स हैं वो बिल्डोज होते थे, अली जफर साहब ने उसका भी एतराफ़ किया कि बिल्कुल उनके दौरे हुकूमत में भी बिल्स जो हैं वो बिल्डोज होते थे। अब देखें कि जो PTI मुतालबा कर रही है, या ओवरऑल देखें कि पार्लिमान को जो ऐलान कर रखा है हुकूमत ने कि एतमाद में लिया जाएगा, उस हवाले से क्या फ़ैसला आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।